नमस्कार, एनबी रिपोर्टर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर मंगलवार रात करीब 10 बजे अमेरिका पहुंचे। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट उन्हें रेड कार्पेट वेलकम मिला। प्रधानमंत्री वहां मौजूद भारतीय मूल के लोगों से भी मिले। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री होटल लॉटो न्यूयॉर्क पैलेस पहुंचे। यहां उन्होंने टेस्ला के को फाउंडर और ट्विटर ओनर एलन मस्क समेत नोबेल विजेता, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर जैसी 24 पर्सनालिटी से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद मस्क ने कहा कि मैं मोदी का फैन हूं। वो वाकई भारत की परवाह करते हैं। वो वही करना चाहते हैं जो देश हित में है। पीएम ने मस्क को भारत आने का न्योता भी दिया। इस पर मस्क ने कहा कि बिजनेस के लिए भारत में किसी भी दूसरे देश से ज्यादा स्कोप है। मैं अगले साल भारत आऊंगा। साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को लीड करेंगे। ये कार्यक्रम न्यूयॉर्क में सुबह 8 बजे जबकि भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री वॉशिंगटन के लिए रवाना होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिशूल जी, जिस तरीके से लगातार पीएम मोदी के विदेशी दौरे देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद अभी जो अमेरिका का दौरा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए आकांक्षा, लगातार शायद ये 8वीं यात्रा है। हम बिल्कुल निश्चित रूप से 8वीं यात्रा है और आप देखेंगे कि हर बार रिश्ते इस कदर मजबूत होते चले गए कि अब अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री को स्टेट गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है। और मैं आपको बता दूं कि जो बिडेन के ये तीसरे मेहमान हैं जिनको स्टेट गेस्ट की मान्यता उन्होंने दी है। तो निश्चित रूप से कहीं स्टेट विजिट जो वो कर रहे हैं वहां पर, तो एक गर्मजोशी इन रिश्तों में लाने के लिए अगर आप इस पर्दे के पीछे आप देखेंगे तो एस जयशंकर का बड़ा योगदान रहा है। वो लगातार अमेरिका और भारत के रिश्तों को मजबूत करते चले गए। और एशिया में आप देखिए, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ है, चीन कहीं एक अलग थलग पड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह चीन की नीतियां हैं, विस्तारवादी नीतियां, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी हैं। ऐसे में एशिया और पूरी दुनिया में भारत को एक सुपर पावर की तरह देखा जा रहा है। हालांकि भारत की उदारवादी नीति रही है। भारत कभी किसी के क्षेत्र पर कब्जा करके अपने आप को बड़ा करना नहीं चाहता, लेकिन वर्तमान दौर ऐसा है कि जहां भारत नई कहानी लिखने के लिए बेकरार है और इस कहानी को मजबूत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। निश्चित रूप से भारत और अमेरिका के संबंध लगातार गर्मजोशी भरे रहे। इंदिरा गांधी को आप देखेंगे, राजीव गांधी को देखेंगे आप, लगातार गर्मजोशी भरे रहे दोनों प्रधानमंत्रियों। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल संभाला, तो एक जिम्मेदारी थी कि हमें उन देशों से, आज मान लीजिए आप कि यूरोप जब हमसे कहता है कि आप क्यों रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो भारत के विदेश मंत्री एकदम तपाक से कह देते हैं कि आप तो एक दोपहर में जितना तेल खरीदते हैं उतना हम एक महीने में खरीदते हैं। तो ये जवाब देना। और अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे, उनने कहा कुछ समय पहले कि हम आपके ऊपर निगरानी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम भी आपके ऊपर निगरानी कर रहे हैं। बड़ी बात है, आज भारत उस एक परिदृश्य में जहां पर जो दुनिया के दादा बड़े बड़े कहे जाते थे, उस परिदृश्य में उनको समझाने के लिए, उनके मार्गदर्शक के रूप में, उनके भाई के रूप में, उनके दोस्त के रूप में कहीं ना कहीं विश्वास से खड़ा है। निश्चित रूप से ये भारतीय कूटनीति की, भारतीय विदेश नीति की बड़ी जीत आप कहेंगे। और इस जीत के बहुत सारे मायने हैं। इस जीत के मायने हैं कि हम सामरिक रूप से जो ड्रोन हमें हासिल होने वाला है वो कहीं ना कहीं चीन को परेशान करने वाला है। अगर आप आज चीन का बयान देखेंगे, ग्लोबल टाइम्स में जो छपा है, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि बिडेन तानाशाह हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चीन के लिए और
बाकी जो लोग हमारे खिलाफ आज, अब समझ लीजिए पाकिस्तान बहुत पूरी तरह बिखर चुका है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी संदेश है कि कैसे भारत की मेजबानी अमेरिका कर रहा है और किस गर्मजोशी से मेजबानी कर रहा है। निश्चित रूप से अब अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक ये संदेश है, संदेश बीजिंग तक है, ड्रैगन के कानों तक ये संदेश जा रहा है कि आप भारत को दरकिनार नहीं कर सकते, आप भारत को कम नहीं आंक सकते, और आप गलवान से लेकर फोर फिंगर तक कहीं भी अगर भारत पर आंख उठाने की हिम्मत कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि एशिया के बाहर जो भारत के दोस्त बैठे हैं, एशिया के बाहर जो भारत को सपोर्ट करने वाले देश बैठे हैं, दुनिया के बड़े बड़े दादा अब भारत के सामने एकदम भाव विह्वल हो गए हैं। अगर जो बिडेन नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखते हैं, उनसे गले लगते हैं, तो आप समझिए कि रिश्तों की गर्मजोशी का कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। और इस रिश्तों की गर्मजोशी के नए अंदाज और नए तेवर अब दुनिया अच्छी तरह समझ चुकी है कि भारत का अपना रुतबा है, भारत की अपनी हैसियत है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। मैं आपको यह भी बता दूं कि 2024 में जब भारत में चुनाव होंगे तब अमेरिका में भी चुनाव होंगे, और कहीं ना कहीं इंडियन डायस्पोरा अमेरिका के चुनावों के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा दोनों देशों के लिए एक ऐसे संबंधों की बानगी है जिनको पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही है। और आप देखिए कितनी बड़ी जीत है कि रूस को कोई आपत्ति नहीं है, रूस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, रूस से बहुत पुरानी मित्रता रही है, कोई आपत्ति नहीं है, यूरोप को कोई आपत्ति नहीं है, कहीं से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और आज सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे कूटनीति की जीत किसे कहा जाएगा कि अगर चीन ने कोई बयान जारी किया है, चीन के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि तानाशाह जो बिडेन है, तो आप समझ लीजिए कि भारत के बारे में बयान देने से चीन भी बच गया। तो अगर चीन भी भारत के बारे में बयान देने से बच रहा है तो निश्चित रूप से हम दोस्ती के मायनों को सार्थक कर रहे हैं। और भारत की परंपरा कि हम किसी के स्पेस पर जाकर अपने आप को बड़ा नहीं करना चाहते, बल्कि अपने स्पेस के ऊपर खड़ा रहकर और दुनिया को बड़ा करना चाहते हैं, दुनिया में विश्व शांति का संदेश देना चाहते हैं, दुनिया में एक दूसरे के परस्पर सहयोग को विकसित करना चाहते हैं। तो ये संदेश लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं और पूरी दुनिया के लिए संदेश है। अगर कोई प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के पैर छूता है, अगर कोई प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से गले लगता है, उनको मिलकर रोकता है, एकदम भाव विह्वल होकर गले लग जाता है, तो इसे आप ये नहीं कहेंगे कि ये किसी सरकार की जीत है, आप कहेंगे ये भारतीय कूटनीति की जीत है, ये भारतीय विदेश नीति की जीत है। और भारतीय विदेश नीति आने वाले दौर में जो मजबूत हुई है उसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिणाम आने वाले समय में आपको देखने को भी मिलेगा। और चीन जो लगातार भारत के लिए बुरा सोचता है, अब उसके सुर में कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा और एशिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है, इसको पूरी दुनिया मान रही है। तो ये भी आने वाले समय में आपको बदलाव मिलेगा। सामरिक जो हम समझौते करने वाले हैं अमेरिका से, उसका फायदा भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में लग गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा के लिए सुशील गुप्ता को बागडोर दी गई है। इस बागडोर में हरियाणा के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव के अंदर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर एएनबी न्यूज ने सुशील गुप्ता से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से 2024 के लिए जो रणनीति बन रही है वो कितनी कारगर होने वाली है? दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको जो बागडोर दी हुई है हरियाणा की, उसके अंदर आप लोगों की तरफ से कितना कदम उठाने वाले हैं? कैमरा बंद हो गया ना। दिल्ली की जनता दिल्ली विधानसभा में 3 बार इनको रिजेक्ट कर चुकी है। अब दिल्ली नगर निगम में भी बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया। पहले दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 3 विधायक देके स्कूल 3 व्हीलर पार्टी बनाया था। अब पंजाब में 2 विधायक देके साइकिल पार्टी बना दिया। अब हरियाणा में इनका साइकिल भी छीनने वाला है। हरियाणा के अंदर इनकी जो बुरी हाल है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो पानी का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे किसान की बात करें, चाहे व्यापारी की बात करें, हर वर्ग आज हरियाणा में बीजेपी से परेशान है। कांग्रेस
जो भ्रष्टाचार की दीमक बो के गई थी उसको खाद पानी देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। सर यहाँ बात करें जिस तरीके से भाजपा की, तो भाजपा लगातार 9 साल को कहीं ना कहीं उपलब्धि बताती नजर आ रही है, मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दो राज्यों के अंदर कार्य किए गए उससे कहीं ना कहीं जनता संतुष्ट है। क्या वही सुविधाएं हरियाणा के अंदर भी मौजूद की जाएंगी? दिल्ली जैसे स्कूल, दिल्ली जैसे कॉलेज, दिल्ली जैसे मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली जैसे हॉस्पिटल हरियाणा के अंदर लाएंगे। महिलाओं को जिस तरीके से दिल्ली के अंदर फ्री बस यात्रा दी है, पंजाब में 1000 रुपये प्रति महिला देने की घोषणा करी है, ये सुविधाएं हरियाणा के अंदर भी मिलेंगी। हरियाणा के अंदर भी बिना खर्ची और पर्ची के दिल्ली और पंजाब की तरह रोजगार मिलेगा। हरियाणा के अंदर भी दिल्ली और पंजाब की तरह किसान को सम्मान मिलेगा, बराबरी का हक महिलाओं को मिलेगा, मजदूर को ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, ताकि विकसित हरियाणा हो, शिक्षित हरियाणा हो, स्वस्थ हरियाणा हो और मुस्कुराता हुआ हरियाणा। सर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है तो सबसे पहला कार्य ऐसा क्या रहेगा जो जनता के लिए कहीं ना कहीं कार्य करता नजर आए? सबसे पहले बच्चों को रोजगार देंगे, उसके बाद हम नशे को बंद करेंगे, उसके बाद एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को लगाएंगे, अच्छे स्कूल और कॉलेज बनाएंगे, अच्छे हॉस्पिटलों का निर्माण करेंगे, 24 घंटे दिल्ली की तरह फ्री बिजली और पानी देंगे। तो ये थी राज्यसभा सांसद जिनकी तरफ से कहा जा रहा था कि लगातार 2024 के लिए जो रणनीति है वो कितनी कारगर हो पाएगी ये आने वाला समय ही बताएगा, मगर कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं रंग लाती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ स्थित राज्य कार्यालय पर स्टेट, मंडल और जिला कमेटी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में सभी को मजबूती से लग जाना है। मायावती ने कहा कि यूपी के करोड़ों लोगों के जीवन में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। इन कमियों से लोगों का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी की सरकारें जातिवादी, सांप्रदायिक और धार्मिक विवादों को जानबूझकर पूरी छूट दे रही हैं। इससे देश की प्रगति प्रभावित हो रही है और देश का निर्यात घटने के कारण व्यापारी घाटा पिछले 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंचना सभी के लिए चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि विकास पूरे प्रदेश का होना चाहिए, न कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत की तरह कुछ विशेष जिले में खास क्षेत्रों का। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर सरकार फेल है। हिरासत में हत्या और अपराधियों में खुलेआम टकराव ने लोगों के बीच दहशत पैदा कर दी है। पुलिस और प्रशासन भी यूपी में बेलगाम है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी से ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित जी, लगातार 2024 के चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं और इसी क्रम में आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक अहम बैठक ली है। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई? बिल्कुल निश्चित तौर से बसपा सुप्रीमो मायावती आज अपने पार्टी कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई थी और इस बैठक में 2024 के चुनाव की रणनीति को लेकर खास तौर से चर्चा हुई है। किन विषयों पे वर्तमान की उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को घेरना है, इन सभी विषयों को लेकर आज एक अहम रणनीति बनी है और इसी रणनीति के तहत आगे लगातार काम भी किए जाएंगे। इन सब चीजों को लेकर एक चर्चा की गई है और गहनता के साथ चर्चा की गई है, क्योंकि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, जिसके चलते मायावती के खाते में यानी बहुजन समाज पार्टी के खाते में 10 लोकसभा सीटें आई थी। इसी चीज को बरकरार रखने के लिए मायावती की एक तरह से छटपटाहट कह सकते हैं कि राजनीतिक दल के होने के नाते वो बैठक अभी से करना शुरू कर दी है और लोकसभा चुनाव में उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल हो, इसी को लेकर एक बहुजन समाज पार्टी ने एक रणनीति बनाई है कि किन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को घेरना है, केंद्र सरकार को घेरना है। इन्हीं सब विषयों को लेकर जनता के बीच जाना है और बहुजन समाज पार्टी की क्या नीतियां रही हैं, बहुजन समाज पार्टी का क्या उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान रहा है, इन सब चीजों को बताने के लिए आज एक बड़ी बैठक बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में। वहीं अंकित जी, अगर बात करें तो इससे पहले देखा गया जिस तरीके से बसपा और सपा एक साथ गठबंधन में नजर आए इससे पहले लोकसभा चुनाव में, उसके बाद इस बार आज की जो बैठक थी इसमें कहीं ना कहीं सपा पर भी मायावती निशाना साधते हुए नजर आई कि कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में विकास हुआ है। इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर से मायावती ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी निशाना साधा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इसके अलावा और भी कई आरोप लगाए हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान जो कार्य उत्तर प्रदेश में हो रहे थे,
ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार भी यही कार्य कर रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए इन्हीं सब चीजों की रणनीति को लेकर लगातार बैठकें होंगी, आगे भी होंगी, और क्या रणनीति रहेगी इन सभी विषयों को लेकर चर्चा खास तौर पे होती रहेगी। वहीं अंकित जी, अगर बात करें, एक और बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि यूपी में भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार कानून व्यवस्था पर काम हुए और लगातार माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन मायावती ने आज जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा है, कहीं ना कहीं उन्होंने जो बीजेपी के कार्यकाल की जितने भी विकास कार्य हैं उन पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर से मैंने पहले भी कहा और फिर दोबारा अभी यही कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा जो किए जा रहे विकास के कार्य हैं उस पर भी मायावती ने निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका साफ तौर से यही कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से उत्तर प्रदेश की आवाम को राहत नहीं मिल रही है, संतुष्टि नहीं मिल रही है। इसीलिए जो बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां रही हैं, जो नीतियां रही हैं, उन सब चीजों को बताने की आज आवश्यकता है। इसीलिए पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 2024 के लिए एक रणनीति बनाई है। उस रणनीति के तहत अपने कार्यकर्ताओं को जुटने के लिए, काम करने के लिए कहा गया है। ठीक है, अंकित श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुंबई के बीएमसी कोविड सेंटर स्कैम मामले में बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने शहर के 16 ठिकानों पर छापेमारी की। दरअसल कोरोना काल में उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के करीबियों को महाराष्ट्र में कई जगहों पर कोविड सेंटर बनाने के लिए ठेके मिले थे। बीजेपी का आरोप है कि इन ठेकों की आड़ में घोटाला किया गया है। इसे लेकर ईडी ने बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल से भी पूछताछ की थी। वहीं कोविड सेंटर बनाने में मदद करने वाले बीएमसी अधिकारियों, सप्लायर्स समेत अन्य लोगों के घरों पर भी रेड की गई। महाराष्ट्र सरकार ने इस स्कैम को लेकर एक दिन पहले जांच के आदेश दिए थे। शिवसेना के सचिव सूरज चौहान, आईएएस संजीव जायसवाल, संजय राउत के बिजनेस पार्टनर सुजीत पाटकर के ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। बीजेपी ने कोविड सेंटर बनाने के ठेके में अनियमितता का आरोप लगाया था। उन्होंने संजय राउत के बिजनेस पार्टनर सुजीत पाटकर के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। बता दें कि 21 अप्रैल को पुणे पुलिस ने इसे लेकर केस दर्ज किया था। संजय राउत के पार्टनर सुजीत पाटकर, उसकी लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी, उसके जोड़ीदार, उनके यहाँ ईडी ने 100 करोड़ के कोविड सेंटर घोटाले के संदर्भ में छापे मारे हैं। ऐसे मीडिया में खबरें आ रही है, हिसाब तो देना ही होगा। संजय राउत के पार्टनर सुजीत पाटकर, उसकी लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी, उसके जोड़ीदार, उनके यहाँ ईडी ने 100 करोड़ के कोविड सेंटर घोटाले के संदर्भ में छापे मारे हैं। ऐसे मीडिया में खबरें आ रही है, हिसाब तो देना ही होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आज ईडी ने शिकंजा कसा है और लगभग 16 ठिकानों पर रेड की गई है कोविड सेंटर स्कैम मामले में। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हद तक तेज हो गई क्योंकि ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है, जिसमें संजय राउत के करीबी संजीव पाटकर और आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान के यहाँ लगातार ये छापेमारी चल रही है, जिसमें जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से नैसर कोविड सेंटर में घोटाला सामने आया है उसको लेकर यह जांच चल रही है। क्योंकि पिछले दिनों महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कैग की रिपोर्ट आई है, जिसमें महाराष्ट्र में खासकर कोविड सेंटर के जरिए, बीएमसी के जरिए जिस तरह से घोटाला सामने आया उस पर हजारों करोड़ों की जो है घोटाले सामने आए। इसकी जांच जो है अब ईडी कर रही है। ईडी आज सुबह 7 बजे से ही लगातार मुंबई के अलग अलग ठिकानों में मलाड, अंधेरी, वर्ली, दादर सहित कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें ईडी के हाथ कई दस्तावेज भी लगे, इस तरह की जानकारी मिली है। वहीं सत्यप्रकाश, अगर बात करें, लगभग सुबह से ही तलाश जारी है और जो पूछताछ की गई है उसमें अभी तक ईडी के सामने क्या कुछ अहम जानकारी सामने आई है? देखिए, ईडी अभी जो है तमाम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गजट छाप रही है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं
उन आरोपों के तहत किस तरह का उन्हें जो है सबूत मिलते हैं, क्योंकि जब तक सबूत नहीं रखा होते हैं तब तक आप किसी के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप नहीं लगा सकते। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जरूर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये आरोप अब तक सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से न्यायिक रिपोर्ट में सामने एक खुलासा किया गया है कि बीएमसी में खासकर कोविड महामारी के दौरान जो घोटाले हुए हैं उस पर एक रिपोर्ट आई है कि उसमें घोटाले हुए हैं। अब घोटाले किस बात को लेकर हुए कैसे हुए इस पर जांच कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में जो जानकारी मिल रही है मुंबई के दहिसर इलाके में जो कोविड सेंटर बनाए गए थे 242 ऑक्सीजन बेड का जो है कोविड सेंटर था, इसमें रातों रात जो है एक संस्था बनाई गई, एक कंपनी बनाई थी। उस कंपनी को यह जो कोविड सेंटर चलाने के लिए दिया गया था जो सूरज चौहान का है। तो कहीं कहीं ये मामला बताया जा रहा है कि सूरज चौहान आदित्य ठाकरे के करीबी थे और इसलिए दूसरी तरफ जो है संजय राउत के बेहद करीबी संजीव पाटेकर जिन्होंने रातों रात कंपनी बनाई थी उस पूरे मामले में जांच की जा रही है, क्योंकि जिन डॉक्टरों की नियुक्ति की गई थी वो डॉक्टर किस तरह के थे इस पर जो है जांच की आंच है। फिलहाल देखना यह होगा कि ईडी के हाथ किस तरह के दस्तावेज रखते हैं, किस तरह से ईडी इस पूरे मामले में खुलासा करती है, इस पर लोगों की नजर बनी रही। वहीं सत्यप्रकाश, अगर बात करें लगातार इसको लेकर बीजेपी आरोप लगा रही थी इस कोविड सेंटर स्कैम के मामले में, उसके बाद 21 अप्रैल को इस मामले को लेकर मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जिसके बाद अब ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो इस मामले में किस तरीके की आगे और कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए ईडी ने पहले मामला दर्ज किया था, उसके बाद यह जांच शुरू की। हालांकि न्यायिक की रिपोर्ट पैरेलल आ गई है, साथ में आ गई है, लेकिन न्यायिक रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है और ईडी क्या कुछ जांच करती है, दोनों की बातें अगर समानता पाई जाती है तो जाहिर तौर पर यह आरोप तय होता है कि बीएमसी द्वारा जो है कहीं कहीं कोरोना काल के दौरान जो है कोविड घोटाला किया गया है, क्योंकि जो हॉस्पिटल बनाए गए थे वो किस तरीके से बनाए गए थे, उनमें डॉक्टरों की जरूरत हुई थी, कैसे हुई थी, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की जो व्यवस्था की गई थी वो किस तरह से की गई थी, मरीजों का जो इलाज चल रहा था वो किस तरह से व्यवस्था हो रही थी, जो दवाइयाँ मरीजों को दी गई वो। ठीक है सत्यप्रकाश सोनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हिमाचल पुलिस ने बैंकों में लोगों के खाते खुलवाकर धोखाधड़ी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4 प्रदेशों में दबिश देकर 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द मुख्य सरगना सहित अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए शातिर लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उनके अकाउंट से लाखों रुपए की अवैध लेन देन करते थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 हिमाचल के बैजनाथ और पपरोला से हैं, जबकि 9 आरोपी पंजाब के मोहाली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने आरोपियों से 38 मोबाइल, 13 लैपटॉप, 33 सिम कार्ड और 24 डेबिट क्रेडिट कार्ड, 20 पैन कार्ड और 13 पासबुक के अलावा अन्य सामान भी बरामद किया है। गिरफ्तारी के बाद इनके बैंक खातों को भी खंगाला जा रहा है और अभी तक पुलिस को इस लेन देन में ऑनलाइन सट्टा और गेमों में लगाए जाने के तथ्य मिले हैं। मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क से डेटा की जांच होगी और इसके बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। उनको पुलिस स्टेशन सदर में एक एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसमें जो है एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन से एक अकाउंट में रिपोर्ट हुई थी, जिसमें करीब एक ही महीने में करीब 65 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन जो हुआ था। जिस व्यक्ति का ये अकाउंट था उनकी ट्रांजैक्शंस को देख के उनकी जो सस्पिशन जो है पुलिस टीम को जाहिर हुआ और उसके तहत उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया एसएचओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र जो एसएचओ धर्मशाला उनकी टीम के द्वारा। और इसमें फर्दर जो है पुलिस ने कार्य करते हुए डिफरेंट जगहों पे रेड्स करी, जिसमें बैजनाथ पपरोला में जो है एक रेड की गई थी, जिसमें हमारे पास 2 लोगों को अरेस्ट किया गया जो कि पपरोला के रहने वाले हैं। और इस रेड में हमारे पास जो है 10 लैपटॉप, 1 CPU, 1 हार्ड डिस्क, 6 मोबाइल फ़ोन, 34 पासबुक्स, 27 चेकबुक, 24 ATM कार्ड और 20 सिम कार्ड जो हैं इनके घर से जो है बरामद हुए। इसी लीड को फर्दर डेवलप करते हुए जो है टीम ने और इन्फॉर्मेशन गैदर की और दूसरी रेड जो है मोहाली पंजाब में की गई, जिसमें कि 9 डिफरेंट जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया गया है, जिसमें
लोग जो हैं वो यूपी और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और इस रेड में पुलिस टीम को कामयाबी मिलते हुए वहाँ पे 3 लैपटॉप, 32 मोबाइल फ़ोन, 10 ATM कार्ड्स, 13 सिम कार्ड्स, 1 जियो फाइबर जो नेट का कनेक्शन है, 1 पासपोर्ट, 7 आधार कार्ड, 8 पैन कार्ड और 3 वोटर कार्ड जो है डिफरेंट लोगों के वहाँ पे सीजर में वहाँ पे पुलिस ने सीज़ किए। इन सभी आरोपियों को जो है धर्मशाला लाया गया और इनको कोर्ट में पेश करके इनका फर्दर पुलिस रिमांड हम ले रहे हैं। और इसके तहत अभी तक फ़िलहाल जो है इस पूरे केस में 13 लैपटॉप्स, 38 सिम कार्ड्स, 34 ATM कार्ड्स, 13 लैपटॉप्स, 38 मोबाइल फ़ोन्स, 34 ATM कार्ड्स और 33 सिम कार्ड्स जो हैं अभी तक पुलिस द्वारा सीज़ किए गए हैं। और ये जो मामला जो है ये ऑनलाइन बेटिंग और साइबर जो क्राइम है आजकल जिसका चलन बढ़ता जा रहा है उससे संबंधित अभी तक पाया जा रहा है। इसमें पुलिस को अभी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों के नामजद पुलिस की फाइल पे हैं जो कि अभी तक। ANB रिपोर्टर में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।